अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी सर बरकत चांडियो। और जैसे आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि आज संडे है, स्कूल की कुछ फरागतें हैं, इसलिए लाइव आना चाह रहे थे सबके सामने। वो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास को फिज़िकली अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए एक बेस्ट मौका है कि आज मेरी क्लास घर बैठ कर देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेडिकल के हवाले से बहुत बेहतरीन टॉपिक और मेजर टॉपिक है, यूरिनरी सिस्टम। तो ये यूरिनरी सिस्टम बीएस नर्सिंग वालों के लिए, डीपीडी वालों के लिए, फार्मेसी वालों के लिए एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि ये फिजियोलॉजी में आता है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं है तो मेरी ये फिज़िकल क्लास, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है ऑनलाइन एज वेल। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम करेंगे एक्सक्रिएशन की। तो थोड़ा सा एक्सक्रिएशन के बारे में डिस्कशन। एक्सक्रिएशन है क्या? व्हाट इज एक्सक्रिएशन? डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रिएशन और डेफिकेशन में बहुत फ़र्क होता है। जो हम खाना खाते हैं और फिर हम वॉशरूम में जाते हैं बड़े पेशाब के लिए, तो ये डेफिकेशन होते हैं, एजेशन होता है। वाइल एक्सक्रिएशन जब भी हम स्टडी करेंगे तो हम नाइट्रोजन वेस्ट की बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, तो नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, दिस इज नोन एज एक्सक्रिएशन। नाइट्रोजनस कैसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा, दिस इज नोन एज एक्सक्रिएशन। फाइन, यस सर। ओके। तो आप लोग बैठ जाएं। ओके, तो एक्सक्रिएशन में क्या होगा? नाइट्रोजन वेस्ट रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रिएशन कहलाता है। अब ये नाइट्रोजन वेस्ट बनता कैसे है, उनके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो पहली बात ये कि ये लिवर बना रहे हैं। देखिए व्यू सही है लिवर का, चेक करें जरा। सही है सर। ओके, तो एज यू नो दैट के ये जो हमारा लिवर होता है ये स्टोरिंग हाउस होता है। स्टोरिंग हाउस होता है यहाँ, सही है। और जैसे ही हम जो हमारी डाइट होती है, लाइक प्रोटीन, लाइक लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी डाइट है। और जब भी हम डाइट इनटेक करते हैं तो ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, लेट्स सपोज इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ये है इलियम। और इलियम में क्या होता है? माइक्रोवेलाई। ये माइक्रोवेलाई यहाँ पे मौजूद होती हैं, और वो हमारा खाना सीधा एक ब्लड वेसल्स के थ्रू भेज देती हैं लिवर के पास। उसको हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल। क्या बोलते हैं भाई? हेपेटिक पोर्टल। हेपाटिक पोर्टल बोलते हैं। अब हेपाटिक पोर्टल एक वेन होती है। क्या होती है? ये आर्टरी नहीं होती, ये वेन होती है। अब यहाँ से वो हमारा एक्सेस अमाउंट, एक तो हमारे ब्लड में जा रहा है ना, एक तो खाना हमारे ब्लड में जा रहा है, वो हमारी ज़रूरत है। वो हमारी ज़रूरत है। तो वो सीधा काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा थ्रू आउट द बॉडी, हमारी बॉडी में जाएगा। और क्योंकि इसने एनर्जी देनी होती है, इसके पास कैलोरीज होती हैं। और दूसरा जो स्पेयर के लिए हमने रखा है, वो सीधा
यहाँ पे परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और सीधा लिवर के पास आ जाएगा। हाँ, वो अमाइनो एसिड हो, चाहे ग्लूकोज हो, तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी बड़ी चेन्स इसकी बन जाएंगी, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ आकर जमा होता है, कहाँ पे? लेवर में। ग्लूकोज भी आकर क्या होता है? यहाँ जमा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यस। तो आपको पता है इंसुलिन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकागॉन हार्मोन का क्या रोल होता है? ये सेम रोल, कि ग्लूकोज को फैसिलिटेट करेंगे कि वो जो मोनोमर होता है उसमें से वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाए। काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाए हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। आ रही बात समझ में सबको? अब चूंकि हमारा ग्लूकोज हमारा टॉपिक नहीं, हम जा रहे अमाइनो एसिड के पास। तो अमाइनो एसिड की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसका जूम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फार्मूला है कि अमाइनो ग्रुप जो होगा वो अमाइनो एसिड जो है वो इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। NH2 ये अमाइनो ग्रुप है, COOH, और ये होता है रेडिकल ग्रुप, और ये होता है हाइड्रोजन। तो हमने क्या पढ़ा, ये अमाइनो एसिड है। जैसे एज यू नो दैट के अगर हम 20 अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो 20 रेडिकल ग्रुप्स हमारे चेंज होते हैं, बाकी सारे का सारा अमाइनो एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर सेम ही होती है। सेम अमाइनो ग्रुप होता है। ये देखें, इसको हम कहेंगे ये अमाइनो ग्रुप है। दिस इज नोन एज अमाइनो ग्रुप। इसको हम अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। ये हमारा अल्फा कार्बन होता है, ये कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप इसको कहते हैं। इसको हम कहते हैं ये रेडिकल ग्रुप है। ठीक है जी। रेडिकल ग्रुप सारे के सारे अमाइनो एसिड जितने भी होते हैं सबके चेंज होते हैं, बाकी सारे का सारा सेम होता है। तो ये अल्फा कार्बन या सेंट्रल कार्बन इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन वेस्ट कैसे एलिमिनेट होता है। हम बात करते हैं कि जब भी डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज होती है हमारी बॉडी में, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड क्या करेगा, अमाइनो एसिड ब्रेक हो जाएगा ऐसे। देखें, अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हुआ, और प्लस कौन सी चीज रिमूव हुई है? हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो ये बन गया NH3, जिसको हम कहते हैं ये अमोनिया है। क्या है ये? अमोनिया। अगर अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया और यूरिया को कंपैरिजन दें कि अमोनिया 1,00,000 गुना ज्यादा जहरीली गैस होती है बनिस्बत यूरिया से। तो दोनों अलग अलग पॉइजनस होती है इनकी। तो ये बहुत जहरीली है, इसलिए इसको कन्वर्ट होना पड़ता है, यानी इसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करना, रिएक्ट करना पड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूरिया में, जो लेस टॉक्सिक होता है। लेकिन इस कन्वर्जन में अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट, फिर वो यूरिया में कन्वर्जन में ATP की जरूरत पड़ती है, यस, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही यूरिक एसिड को भी ATP की जरूरत पड़ती है, ऐसे यूरिया को भी पड़ती है, लेकिन अमोनिया को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो इजीली डिफ्यूजेबल होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बन गया यूरिया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बन गया? यूरिया। अगर यूरिया की बात करेंगे तो यहाँ आप एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे कि यूरिया साइकिल होता है, क्योंकि यूरिया कोई एक रिएक्शन नहीं होता, वो मुख्तलिफ रिएक्शंस के बाद ही यूरिया बनता है। तो जिसको हम कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑर्निथाइन साइकिल इसको कहते हैं। आएगा बात समझ में? ऑर्निथाइन साइकिल से सबसे पहले सिट्रुलिन है, उसके बाद जो है आर्जिनिन है, आर्जिनिन के बाद जो है फाइनली जो प्रोडक्ट होगी वो ऑर्निथाइन होगी। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट में इसकी ये सीक्वेंस आती है, सीरीज आती है, जिसको आपने याद करना है कि सिट्रुलिन के बाद क्या आएगा, आर्जिनिन है उसके बाद, ठीक है जी, ऑर्निथाइन ये साइकिल चलेगा। तो ये फाइनली इसका नाम क्या पड़ गया? ऑर्निथाइन साइकिल इसका नाम पड़ता है। क्लियर? अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम कहेंगे ये डी अमाइनेशन है। क्या है ये? डी अमाइनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप।
रिमूवल ऑफ अमाइनेशन, ठीक है। उसके बाद इनकी मुलाकात किससे हुई? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इनकी शक्ल चेंज हो गई किसमें? यूरिया में। लेकिन शक्ल चेंज करने में एटीपी का मेजर रोल था, क्योंकि उन्होंने ही ये एनर्जी उनको दी थी कन्वर्ज होने के लिए। तो इसको हम कहेंगे भाई, और वो जानदार जिनमें यूरिया पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक, ठीक है जी, यूरियोटैलिक इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, नाइट्रोजन की बात हुई, ये नाइट्रोजन की बात हुई। तो ये नाइट्रोजन, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाई ये अमोनिया जो है ये टॉक्सिक मटेरियल होता है। ओके, तो ये टॉक्सिक मटेरियल जब हमारे सेलों में भर जाएगा तो हमारे सेल जो हैं इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से रप्चर करेंगे, डेथ हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, सेल डैमेज हो जाएंगे। इसलिए इसको हम अपने सेलों से बाहर निकालना होता है। तो कुदरत ने एक सिस्टम रखा है, फिशेस में गिल्स वही काम करती हैं। हमारी बॉडी में जो है वो लिवर काम करता है, स्किन काम करती है और 2 किडनीज काम करती हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन वेस्ट को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, वरना ये हमारे सेलों को क्या करेगा? डैमेज कर देगा। किसकी वजह से? अपने जहर की वजह से। क्लियर हो गया? तो अब बात आपको समझ आई नाइट्रोजन वेस्ट होता क्या है यहाँ। अब बात समझ में आई कि एक्सक्रिएशन हम कहते किसको हैं। ये एक्सक्रिएशन है। अब देखें, ये नाइट्रोजन वेस्ट, तो यूरिया कंटेनिंग द नाइट्रोजन वेस्ट। हमारी बॉडी में तो यूरिया कॉमन है क्योंकि हम वी आर मैमल्स, बट थोड़ा सा अमाउंट हमारे यूरिक एसिड का भी होता है। तो नाइट्रोजन वेस्ट के बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया है और क्रिएटिनिन है, ठीक है, और उनके अलावा अमोनिया। तो इट इज टोटली डिपेंडिंग अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते किस में है। अगर पानी की बात करेंगे तो अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया को लेस टॉक्सिक कौन बनाएगा? वाटर बनाएगा। और एक आपके पास उस दिन मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया था कि अगर बिलफर्ज हम बात करते हैं 1 ग्राम है अमोनिया का, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए कितना हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी? 500 मिलीलीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी इतना जहरीला होता है अमोनिया, जिसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए इतने वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको लेस टॉक्सिक कौन बनाएगा? वाटर बनाएगा। इसलिए ये फिशेस में पाया जाता है और फिशेस वाटर में प्रेजेंट होती हैं, उनका एडाप्टेशन वाटर होता है। अगर ये वाटर के बाहर थोड़ा भी निकालें तो वो मर जाती है, उसको ज़बा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हलाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको स्लैटर नहीं करते हम लोग, बल्कि उसको क्या होता है, वो बाहर निकालो तो इजीली वो मर जाती है। तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम से पढ़ने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है क्या है, या एक्सक्रिएशन होती क्या है। अब पता चला कि एक्सक्रिएशन किस चीज़ को हम कहते हैं। हम एक्सक्रिएशन यूरिया को कहेंगे, हम एक्सक्रिएशन यूरिक एसिड को कहेंगे, और हम एक्सक्रिएशन अमोनिया को कहेंगे। अमोनिया, ठीक है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये अलग बात होती है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, सबसे ज़्यादा। यूरिक एसिड की बात करें तो बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, जहाँ पे वाटर कम होता है और वहाँ उनका जो फीकल मटेरियल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक लेवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑस्मो रेगुलेशन चलाने के लिए उनको फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी दूसरा तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो डिजर्ट एरिया में रहते हैं। जैसे बर्ड्स की बात करें तो पानी की किल्लत होती है। अगर हम डिजर्ट एरिया में सांप की बात करें तो डेजर्ट एरिया में रहते हैं। अगर हम मॉनिटर लेजर्ड की बात करें तो वो भी डेजर्ट एरिया में रहते हैं। तो डेजर्ट एरिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी स्किन जो है वो खुरदुरी होती है और केराटिनाइज स्किन होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी वो सेव करेंगे वो फीकल मटेरियल से करेंगे, क्योंकि डेजर्ट में तो हमें पता है भाई थर वाले लोगों को पानी कहाँ है, किल्लत होती है ना पानी की। थर के लोगों में पानी की किल्लत होती है, वहाँ एनुअल रेट जो बारिश का होता है वो भी कम होता है। वहाँ डेजर्ट एरिया में प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कांटे पैदा करते हैं। क्यों कांटे पैदा करते हैं? क्योंकि वो सेव करते हैं अपने वाटर, सेव करते हैं। उनके जड़ें जो होती हैं उनमें जो पैरेन्काइमस सेल्स होते हैं उनके लिए जो है सक्यूलेंट प्लांट उनको कहते हैं, क्योंकि उनका जूसी प्लांट होता है। वो ऐसे ही करेंगे क्योंकि पानी कम होता है। तो उनके एनिमल्स का भी सेम ही एडाप्टेशन है कि भाई पानी कम है, उन्होंने क्या, उनकी केराटिनाइज स्किन होगी, कोई ऐसे कंडियाला चूहा जैसे होता है, हेज हॉग जो है वो ज्यादा होंगे,
क्योंकि वो पानी को सेव करेंगे, है तो प्रोटेक्टिव उनकी लेयर, लेकिन पानी को सेव करते हैं। या उनके जो एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें फर ज्यादा होगा, फर मतलब उनके बाल ज्यादा होंगे, ताकि वो पानी, जैसे वो डॉग्स ज्यादा वहां पे होंगे, क्योंकि वहाँ जो वो डॉग होता है उसके स्वेट ग्लैंड नहीं होता, उसका पानी की किल्लत नहीं होती, फिर वो जो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा वो मुंह खोल के फिर करता है, तो उसको हम कहेंगे भाई वो सेलिब्रेट करता है, बाहर निकालता है सेलिब्रेट। तो ये एक्सक्रिएशन सब में ही ऐसा ही होता है, सबका नाइट्रोजन वेस्ट बनता है। और उस दिन भी एक मैंने आपको चीज बताई थी, मैंने कहा था अगर एक बंदा है उसको प्रोटीन ज्यादा खिला देते हैं तो यूरिया कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे देखें प्रोटीन ब्रेक होता है, ये देखें प्रोटीन को हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, जिसको हम डीअमाइनेशन कह रहे हैं, और डीअमाइनेशन की वजह से क्या होगा, इसका यूरिया ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ऐसे ही एंट्री का सवाल ए लेवल में खासतौर पर यह सवाल आता है कि भाई एक बंदा है उसको आप प्रोटीन ज्यादा खिला देते हो, फिश ज्यादा खिला देते हो, प्रोटीन का भी नाम ना आए हो, फिश ज्यादा खिला देते हो, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिया, क्या वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो यूरिया कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज ड्यू टू द डीअमाइनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, तो वो सारा, अब देखें आपके पास दो सवाल हैं। सवाल ये आएगा भाई यूरिया कहाँ पे फॉर्म होगा, तो आपने देखा ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लिवर में हो रहा है। Yes, sir. तो यूरिया ऑलवेज प्रेजेंट और फॉर्म्ड इनसाइड द लिवर। Yes, sir. अगर इसको हम कहें भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूरिया एंड यूराइन, Yes, तो यूरिया जो है वो हमारे यूराइन में सिर्फ 2% होता है, बाकी उसमें 95% क्या होगा, वाटर होता है। वाटर उसको मोटिलिटी देता है, तो वाटर मीडियम का काम करता है। आई बात समझ में? तो ये तो जस्ट ओवरव्यू था किसके बारे में, एक्सक्रिएशन के बारे में। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है? No, sir. ओके, तो अब आ रहे हैं हम किडनी की तरफ। ये था ओवरव्यू। यूरिनरी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि भाई हमारे पास जो है ये बीन शेप किडनीज होती हैं। ये देखें कान वेक्स, ये देखें थोड़ा सा मैंने इसको नीचे बनाया, ये इसको थोड़ा सा ऊपर बनाया है, इसका भी रीज़न होता है। ये बीन शेप्ड होती हैं। ये हमारी जो किडनी होती है थोड़ी नीचे की तरफ होती है, ये थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। Yes, sir. ठीक है, ये डॉर्सल होती है, यानी पीछे की तरफ जो होती है, वो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम, उसके दोनों लेटरली पोजीशन पे, एक राइट की तरफ और दूसरी लेफ्ट की तरफ होती है। तो इसमें से ये देखें, ये अंदर ऊपर से ये ब्लड जो है ये दाखिल होता है, ब्लड वेसल्स हैं, ये देखें ब्लड वेसल्स यहाँ पे भी दाखिल होती हैं, यहाँ पे भी दाखिल होती हैं। आपको पता है कि रीनल आर्टरी होती है, रीनल वैन होती है, यहाँ पे देख लें। ठीक है जी, तो यहाँ नीचे से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं ये यूरेटर है। ओके, Yes, sir. और ये किसको ज्वाइन करती हैं, ये यूरिनरी Blender. ब्लैडर को ज्वाइन करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ओके जी, तो यूरिनरी ये ब्लैडर होता है, और ये जो ये क्या है, ये स्फेंक्टर होता है, उसके बाद ये स्फेंक्टर, और उसके बाद ये यूरेथ्रा। तो यहाँ पे देख लें जी, तो इनको लिखना कैसे होगा, कि हम कहते हैं भाई हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो देखें दो पेयर है ना, हम कहेंगे अ पेयर ऑफ किडनी। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो एक पेयर ऑफ किडनी पे मुश्तमिल होता है, या हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली कन कंसिस्ट, यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। और इनके अलावा ये देखें अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरेटर का पेयर होता है। ठीक है जी, तो ये पेयर है ऑफ पेयर ऑफ यूरेटर। और उसके बाद देखें ये यूरिनरी ब्लैडर एक ही है, Yes, तो sir. यहाँ पे हम लिखेंगे आ यूरिनरी ब्लैडर, या सिंपली ब्लैडर भी कह सकते हैं। फिर देखें ये स्फेंक्टर भी एक है, Yes, sir.
लेकिन स्फिंक्टर तो कॉमन है, एक ढकना सा होता है जिसको जो अडल्ट में, जो ह्यूमन अडल्ट होते हैं, मेल मेल ख़ास तौर पे, उनमें वॉलंटरी होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, बच्चों की बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, या ओल्डर की बात करें, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो ये इन्वॉलंटरी एक्शन नहीं होता उनका, लेस इन्वॉलंटरी एक्शन होता है इनका। तो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ डायलेशन हो जाती है, जिनका जो है पेशाब रुकता नहीं है, बच्चों का भी और जो बड़ी उम्र के होते हैं। हाँ, और फीमेल में भी ये लेस जो है वो होता है वॉलंटरी, लेस वॉलंटरी होता है, तो उनको भी, फीमेल्स भी इनको जो है वो रोक नहीं सकते अपने यूरिनरी सिस्टम को। ठीक है जी, तो यहाँ यूरेटर हो गया, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, तो एक यूरिथ्रा मौजूद होता है। तो यहाँ टेम्पररी क्या होता है, टेम्पररी यूराइन जो है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले तो हमने ये 4 चीज़ें याद रखनी है कि हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो किस किस पे वो कंसिस्ट करता है। तो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, इनको थोड़ा सा जूम कर देते हैं किडनी को। तो ये किडनी जो है, ज़रा देखें, ये किडनी है, अंदर की तरफ मूव करती है, और इनके 2 रीजन्स होते हैं, एक ये रीजन है, दूसरा अंदर का रीजन है। इस रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कौन सा? कॉर्टेक्स रीजन इसको बोलते हैं। और इस रीजन को हम मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मेडुला बोलते हैं। मेडुला ब्रेन का भी होता है, लेकिन ब्रेन की हम बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, किडनी की। तो ये फाइब्रस होता है, ये सारा जो है ना, ये फाइब्रस होता है। तो ये लाइटर भी होता है, फाइब्रस भी होता है, ये फाइबर्स का बना हुआ होता है। नेफ्रॉन्स यहाँ पे भी मौजूद होती हैं, अंदर भी मौजूद होती हैं। तो दोनों नेफ्रॉन्स में क्या फ़र्क होता है? पहले तो हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर जो है इनकी, जो बाहर जो है ना, इनकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको फाइब्रस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखें ज़रा, जो प्रोटेक्शन देती है इनको, इनको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पेरिटोनियल। ओके जी। तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये फाइब्रस है, और ये कैप्सूल है। क्या है ये? कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो फाइबर की बनी हुई है, फाइब्रस है, फाइबर की बनी हुई है, इसलिए ये भी फाइब्रस है इसका, क्योंकि इसके साथ ही होता है, फाइब्रस का बना हुआ होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, तो नेफ्रॉन्स ज़रा देखें, यहाँ पे भी नेफ्रॉन है, ये देखें ज़रा, ठीक है, तो ये बोमन कैप्सूल है, और ये इनका देखें पेरिट्यूबुलर है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। और इनमें अंदर क्या होगा, इनमें अंदर बंच ऑफ ब्लड कैपलरीज होती हैं, बंच ऑफ ब्लड कैपलरी। एक यहाँ दाखिल हुआ, उसके बाद ये बाहर निकलता है, तो बंच ऑफ ब्लड कैपलरीज होती हैं। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कॉर्टेक्स एरिया में होती हैं। तो ये एरिया कौन सा है? कॉर्टेक्स हमने पढ़ा। तो ये नेफ्रॉन्स जो पाई जाती हैं, ज्यादातर इनका काम होता है फिल्ट्रेशन करना, क्योंकि कॉर्टेक्स एरिया जो होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए होता है। ज्यादा से ज्यादा इसका काम होगा, कौन सा काम है? फिल्ट्रेशन करना। तो ये कॉर्टिको नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉर्टिको नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। आ रही है बात समझ में? ये कॉर्टिको नेफ्रॉन। अब मैं अगर सिंपली मैं आपको कह दूं कि भाई ये सारा एरिया है, ये देखें, अगर हम देखें ना, अगर हम पढ़ते हैं भाई कितनी क्वांटिटी होती है, कितना अमाउंट होता है नेफ्रॉन्स का हमारी किडनी में, तो हम कहते हैं भाई 1 मिलियंस होती है, 10 लाख। हाँ, 10 लाख। लेकिन उसका अक्सर बेशतर हिस्सा, तकरीबन 80 to 85% कौन सी नेफ्रॉन्स होंगी? वो जो कॉर्टेक्स एरिया में पाई जाती हैं। इनका फंक्शन क्या होगा? ज्यादा मैक्सिमम क्या करेंगी? फिल्ट्रेशन करेंगी।
मैक्सिमम रेट इनका जो है वो Filtration का है। फिल्ट्रेशन का है। Yes, sir. ठीक है। अब दूसरी हमारे पास नेफ्रॉन है जिनका लूप ऑफ हेनले, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, तो सिंपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ सिंपली। ये देखें जी, ये बोमन कैप्सूल है और ये देखें कन्वोल्यूटेड ट्यूब है और ये नीचे की तरफ जा रहा है लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर की तरफ है। फिर ये देखें, फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखें ये चांद की तरह जो आपकी शेप नज़र आ रही है, ये बोमन कैप्सूल है। और ये देखें ये लूप ऑफ हेनले है। और यहाँ पे देखें ये ज़्यादा थोड़ी सी मोटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये उससे थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये देखें कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स जो हैं उनका जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वो अटैच होता है और फिर ये सीधा किडनी की तरफ जाता है। क्योंकि ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये एक बड़ी ट्यूब होती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की नेफ्रॉन्स अटैच होती हैं, कोई एक अटैच नहीं होती। ये एक हमने अटैच कर ली, इसके अलावा दूसरी भी आ रही है, तीसरी भी आ रही है, बहुत सारी जो अटैच होंगी ना वो यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी नेफ्रॉन्स। तो इसको हम कहेंगे भाई ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे ये कैप्सूल है। कौन सा कैप्सूल है? Roman capsule. बोमन कैप्सूल। तो बोमन क्यों इस पे नाम पड़ा? क्योंकि ये बोमन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो इसका नाम पड़ गया बोमन Roman capsule. कैप्सूल। अब यहाँ पे देखें ये सारा ट्यूबुलर हिस्सा है ना, पूरे का पूरा ट्यूबुलर हिस्सा है, ट्यूबुलर पार्ट है, Yes. जिसको हम क्या बोलेंगे? पेरी ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। अब पेरी ट्यूबुलर पार्ट में देखें ये हिस्सा, ये जो अंदर की तरफ है, हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। ये हर किसी का अपना एक फंक्शन है। तो ये हिस्सा इनका ज़्यादा मोटा है, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से में क्या होगा वो आगे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इनके नाम देख लें कि भाई ये जो तस्वीर आपके सामने है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले में दो मेम्ब्रेन्स हैं, ये एक देखें ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक ये देखें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, हम आगे चलकर पढ़ेंगे काउंटर करंट। काउंटर करंट जैसे जब हमने फिश को पढ़ा था तो उसमें भी हमने काउंटर करंट फ्लो पढ़ा था कि भाई ये देखें एक तरफ से उनका पानी जा रहा है, एक तरफ से उनका ब्लड जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है एंटी पैरेलल है। Yes, sir. तो यहाँ पे देखें दोनों की जो डायरेक्शन से एंटी पैरेलल है, इसलिए हम क्या इसको बोलते हैं? काउंटर करंट। क्या बोलते हैं इसको? Counter current. काउंटर Current. करंट। तो ये जहन में रखें कि काउंटर किसको बोलते हैं? जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, काउंटर करंट वो जो अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये फिल्ट्रेशन करती हैं, तो यहाँ पे जो हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स पढ़ने जा रहे हैं, ये ज़रा देखें, ये एक और, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो इनका देखें ये है, फिर ये नीचे आ गया और उसके बाद फिर दोबारा ये नीचे। इसको हम कह रहे हैं भाई ये भी एक नेफ्रॉन है जो क्या करती है, लेकिन इनका लूप ऑफ हेनले जो है वो कहाँ पे आ रहा है? मेडियोला में आ रहा है। जब मेडियोला में आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मेडियोला की वजह से पड़ गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या नाम पड़ गया? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि ये हमारे मेडुला रीजन में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? मेडुला रीजन में पाई जाती हैं, इसलिए नाम इसका पड़ गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन कीप इन माइंड जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उनका ये देख लूप ऑफ हेनले कहाँ पे पड़ रहा है? मेडुला में।
मेडुला में पड़ रहा है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे मेडुला में कौन सी चीज होगी कि ये स्पेसिफिक है। तो जैसे हमने कहा था कि कॉर्टिकोनेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन करती है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगी वाटर की, वो भी किसकी, वाटर की ज्यादा से ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होगी वो कौन करेगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने में मेजर रोल, जैसे ये फिल्ट्रेशन कर रही है, Yes, sir. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, तो ये वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो वाटर की वो कहाँ होगी, यहाँ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होगी। क्यों, क्योंकि ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है, यहाँ ये देखें, ये जो हिस्सा है ना ये वाला, यहाँ से सोडियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, ठीक है। तो इसको सारा कर देगा गाढ़ा, Yes, sir. गाढ़ा कर देगा, ये सारा हिस्सा गाढ़ा। तो यहाँ से जो वाटर होगा ना वो इस गाढ़ेपन की वजह से, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वजह से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर में वो ब्लड कैपिलरीज लगी होंगी जिसको वाजा रेक्टा कहते हैं। Yes, sir. वाजा रेक्टा में ब्लड में अंदर वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अगर ये बाहर ना निकले तो ये पानी को एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। तो ये पानी यूरिनरी सिस्टम से, जाहिर सी बात है, अगर ये ट्यूब में रहा फिर तो ये यूरिन के जरिए निकलेगा ना बाहर। Yes, sir. अगर ये ट्यूब में रहा तो यूरिन के जरिए निकलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो निकलेगा यहाँ से, ताकि वो पहले यहाँ से निकला, फिर क्यों निकला बाहर, क्योंकि डेंसिटी बाहर ज्यादा थी। Yes, sir. किसकी वजह से, सोडियम की Sodium वजह की से वजह थी, से। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से थी, पोटेशियम की वजह से ज्यादा, क्योंकि गाढ़ापन हो गया था, Yes, जिसकी sir. वजह से पानी जो है वो बाहर निकला। Yes, sir. बाहर निकलते निकलते अब पानी ज्यादा बाहर हो गया। अगर पानी दोबारा ब्लड में नहीं जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। Yes, sir. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इसको वो कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको दोबारा ब्लड में जाना Yes, पड़ेगा। sir. और ब्लड में देखें, यहाँ से निकला बाहर, अब ये जो वापस जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने जैसे पहले पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, यहाँ पे होगा ए डी, सॉरी यहाँ पे होगा नहीं, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि सोडियम सारा निकला तो ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। Yes, sir. अगर ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन ना हो पाया तब भी ये लीडिंग टू डेथ। वाटर अगर वो भी हमारा मेंटेन ना हो पाया तो वो भी क्या होगा, लीडिंग टू डेथ। Yes, sir. तो यहाँ पे आपने ये समझना है कि भाई एक हिस्सा जो है वो लाइटर है, इसको हम कहेंगे ये लाइटर रीजन है, लाइटर रीजन, सॉरी ये डार्कर रीजन है, डार्कर रीजन, गहरा कलर इनका होता है। और ये जो होगा ये लाइटर रीजन है। Yes, sir. लाइटर रीजन जो होगा वो मेड्यूला होगा। क्या होगा भाई, Medulla. मेड्यूला होगा। Yes, sir. और मेड्यूला में अंदर बहुत सारी क्या लगी होंगी, जैसे ना वो समोसे शेप होती हैं, ऐसे सैंडविच शेप जो है, ऐसी थैलियां होती है जिनको पैरामिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Pyramids. ऐसे पैरामिड्स, ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको पैरामिड्स बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 12 से 16 या इससे भी जायद हो सकती हैं, पूरे इसमें फैली हुई होती हैं। तो ये देखें, ये लूप ऑफ हेनले जो है वो यहाँ पे भी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में आता है और यहाँ पे भी आता है, ठीक है, यहाँ पे भी आता है। तो ये पूरे का पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी यहाँ पे मौजूद होता है, ये देखें। तो मतलब ये कि ये जो पैरामिड्स होती हैं, पैरामिड में और भी ऐसी ट्यूब्स होती हैं पेरिट्यूबुलर के अलावा, और भी ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो कलेक्टिंग डक्ट से, देखें ना ये कलेक्टिंग डक्ट है, कोई ऐसी ट्यूब है जो इनको सीधा लेकर जाती है, क्योंकि ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पेल्विस वाला हिस्सा जो है, यहाँ से एक ट्यूब निकल के सीधा लेकर आती है। ये गड़ा होता है, ऐसे ये गड़ा होता है, तो यूरिया सीधा, यूराइन सीधा यहाँ पे आकर जमा होता है इस गड़े में। फिर यहाँ से यूरेटर निकलेगा, ये यूरेटर बाद में निकलेगा। तो पहले तो इस हिस्से में जमा होगा, Yes, sir. पहले इस हिस्से में जमा होगा। लेट सपोज यहाँ जगह है थोड़ी, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये देखें, अगर नेफ्रॉन यहाँ आ रही है तो नेफ्रॉन का एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यहाँ आकर जो है इसको ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ से आकर इसको ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ से आकर इसको ज्वाइन कर रही हैं। सारे यूराइन जो पास कर रही हैं वो यहाँ जमा हो रहा है, ये यहाँ पे जमा हो रहा है। Yes, sir. जैसे यहाँ जमा हो रहा है, फिर यहाँ से फिर ये जो है यूरेटर जो अटैच होगा पेल्विस, हाइलिस एक रीजन होती है जहाँ पे ब्लड भी
ब्लड जो वेसल्स भी आती हैं, और ये यूरिनरी जो यूरेटर जो है वो भी ज्वाइन करता है। तो यहाँ से कॉन्वेक्स जो हिस्सा है, ये कॉन्वेक्स हिस्सा, उनमें से ये यूरेटर दाखिल होकर फिर ये यूराइन जो है ये पास होगा, सीधा आएगा यूरिनरी सिस्टम में। तो इससे पहले तो यहाँ जमा कैसे होगा? जमा ऐसे होगा कि भाई ये कलेक्टिंग डक्ट फर्दर वो किसी और डक्ट को ज्वाइन करेंगी, फर्दर किसी और डक्ट को ज्वाइन करेंगी। और एक कलेक्टिंग डक्ट में एक लाजमी नहीं है कि एक ही नेफ्रॉन हो, मैंने यहाँ पे बता दिया ना, ये अगर एक नेफ्रॉन यहाँ पे अटैच है, दूसरी यहाँ पे अटैच है, तीसरी यहाँ पे अटैच है, बहुत सारी नेफ्रॉन्स क्या करेंगी, वो अटैच करेंगी कलेक्टिंग डक्ट को, और वो अपने अपने जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उनके हवाले करेंगी। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के हवाले से। यस सर। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में जो जो चीजें आपको कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो। सारा क्लियर है यस सर। कि बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है उसका नाम क्या होगा? बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम होगा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। क्या नाम होगा? हमने पहले भी पढ़ा था कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल नहीं होती, वो डबल होती है। दोनों जब भी ये किडनी काम करती है तो फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए पेरिट्यूबुलर एक जो है फ्लूइड होता है। क्या होता है? पेरिट्यूबुलर फ्लूइड होता है। तो इसको हम पेरिटोनियल या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको पेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें अंदर एक पेरिटोनियल ये है, एक ये है, तो दोनों के दरमियान में ये जो फ्रिक्शन को बचाने के लिए जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल फ्लूइड उसको कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको पता चल गया कि इनको हम नेफ्रॉन्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। एक वो जो कॉर्टेक्स रीजन पे होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोनेफ्रॉन। एक वो जो मेडुलरी रीजन में होती है तो उसको जक्स्टा मेडुलरी। तो सारे के सारे यहाँ पे नहीं होती, बल्कि उनका लूप ऑफ हैंड और जो उनकी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है। कुछ कलेक्टिंग डक्ट जो है थोड़ी ऊपर होती हैं इनके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, कुछ के ये नीचे होती हैं। तो इनके लिए ये यानी इनका कोई एमसीक्यूज नहीं बनता, क्योंकि अक्सर बेशतर जो है वो मिक्स में होती हैं, कुछ ऊपर होती हैं कुछ नीचे। लेकिन लूप ऑफ हैंडले जो है ऐसा नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हैंडले मेडुला में होता है, तो ये आपको याद करना है कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती है। और दूसरा इसके लिए एमसीक्यूज क्या होता है कि ज्यादा कौन सी नेफ्रॉन्स होती हैं जो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो हम कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स करते हैं, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और ये क्या करेंगी? एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे चलें। अब हम आ रहे हैं नेफ्रॉन्स की स्टडी की तरफ। कि नेफ्रॉन को हम कहते हैं इट्स ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं सेल जो है उसको हम पढ़ते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो ऐसे ये नेफ्रॉन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं डीएनए का बेसिक यूनिट जो है वो जीन है। आई बात समझ में? तो ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। आप क्लियर? ओके। हमारे व्यूवर्स कितने हो गए हैं? सर हुए हैं 14। 14 हुए हैं। यस सर। व्यूवर्स का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ? कोई अगर चैट में कोई लिख दे, मुझसे पूछ ले तो। सर लिखा हुआ है सर, सर बोर्ड पे लेक्चर दें। बोर्ड तो है। यस सर, उनको शायद नहीं पता चल रहा होगा इस वजह से। यस सर बोर्ड पे लेक्चर दें, यही लिखा हुआ है। हाँ बेटा, ये बोर्ड पे ही हम लेक्चर हमारा हो रहा है, और आप लोगों की इसरार की वजह से कि पहले मैं पीपीटी बनाता था और जूम ऐप पे पढ़ाता था डॉक्यूमेंट के ज़रिए, लेकिन आज जो है वो जो मेरी फिज़िकल क्लास है बोर्ड पे जो होती है मेरी फिज़िकल क्लास डायग्रामेटिकली, तो ये सारी चीज़ें आपको व्यू करवा रहे हैं। आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। बाकी आगे हम जा रहे हैं नेफ्रॉन्स की तरफ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बता दें कोई क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं आप लोगों से, ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ जो मुझे देख रहे हैं।
चलें आ जाएं। चलो बैठो। अच्छा तो अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में कि किडनी में क्या क्या होता है, उनके रीजन्स कितनी कितनी होती हैं, किस रीजन का कौन सा काम होता है, कौन सी नेफ्रॉन्स किस जगह पे पाई जाती हैं। अब हम जा रहे हैं नेफ्रॉन्स की तरफ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेफ्रॉन्स? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमने पढ़ा था भाई, ये जो नेफ्रॉन्स होती हैं हमारी किडनी में वो 1 मिलियंस होती हैं, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। यस ठीक है, और कंटिन्यूसली वो फिल्टर करती है हमारे वाटर को और जो ब्लड को, और ब्लड में जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी फिल्टर किया जाता है, जो एक्सेस साल्ट होता है उसको भी फिल्टर किया जाता है, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं उनको भी जो है वो क्या फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर तो कर दिया, लेकिन उनको फिर रीअब्जॉर्ब की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा फिल्टर हो गया और रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो हमारे जो सैल्यूट कंसनट्रेशन होगी वो इम्बेलेंस हो जाएगी, और जो साल्ट कंसनट्रेशन है वो भी इम्बेलेंस हो जाएगी हमारी, सॉल्वेंट इन जो कंसनट्रेशन वो भी हमारी इम्बेलेंस हो जाएगी। तो इनसे बचने के लिए उनको रीअब्जॉर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ हमारे हार्मोन्स हैं, वो जैसे हम 3 हार्मोन इसमें हम नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन्स को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ किडनी किडनी कह दें या यूरिनरी सिस्टम कह दें, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। किडनी अब बेसिक यूनिट ऑफ किडनी की स्ट्रक्चर कैसे होती है ज़रा देखते हैं अभी। अब देखें, हमने पहले पढ़ा था कि भाई ये ऐसी उनकी स्ट्रक्चर है जो कप लाइक होती है, या उनकी जो है शेप बिल्कुल ऐसे ही होती है, ये देखें। उसके बाद ये कन्वुलेशन है इनकी, ये कन्वुलेटेड ट्यूब होता है और वो नीचे जाता है लूप ऑफ फेनले, ये देखें। फिर ये अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि एक ट्यूब उनकी थिक होती है, एक उनकी थिन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कप लाइक शेप है और ये कन्वुलेशन है। कन्वुलेशन यहाँ पे 2 होती हैं, ठीक है, और ये भी थोड़ी कन्वुलेशन होती है। यहाँ पे भी देखें ज़रा, ये कुछ ज़्यादा थिक होती है, ये देखें। थिक क्यों होती है इसकी भी वजह है। थिक वो चीज़ होती है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो, आ, उसमें जगह ज़्यादा हो, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट मैंने पहले भी आपको बताया कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो लाजमी नहीं है कि एक ही न्यूरॉन की एक ही हो। ये ट्यूब जो है वो बड़ी सी ट्यूब होती है, इसमें बहुत सारी न्यूरॉन्स जो हैं वो अटैच होती हैं। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा थिक बना दिया। अब यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ कोई और नेफ्रॉन, यहाँ कोई और नेफ्रॉन, यहाँ कोई और नेफ्रॉन, यहाँ पे कोई और नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, इसके साथ अटैच होती हैं, क्योंकि ये नेफ्रॉन क्या कलेक्ट करती हैं? ये यूराइन को कलेक्ट करती हैं। सही है जी। अब हम आ रहे असल उसकी तरफ कि भाई ये ब्लड जो है वो आ रहा है इसमें अंदर, ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इसमें अंदर दाखिल हो रही हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। ये ब्लड कैपिलरीज देखें, ये थिकर है और आहिस्ता आहिस्ता इनका ये नेरो बनता जाएगा, नेरो बनता जाएगा, नेरो बनता जाएगा। अ, इसकी भी वजह है कि नेरो क्यों बनता है, क्योंकि अगर ये नेरो ना बनता तो ब्लड प्रेशर ना बढ़ता। यस सर यहाँ पे देखें, इसको हम कहेंगे ये रीनल आर्टरी है, लेकिन रीनल आर्टरी का वो पार्ट जो क्या करता है, वो आर्ट जो दाखिल होता है तो उसको हम अफरंट बोलते हैं, रीनल अफरंट, ठीक है जी। और ये जो बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं रीनल इफ्रंट, इसको कहते हैं। ये एट्रियोल वाला पार्ट है
एट्रियोल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे समझे कि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का बंच होता है जो ये पूरा काम करता है, बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, बंच ऑफ कैपिलरीज में होगा क्या, जैसे डायमीटर इनका कम हुआ, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी जैसे दाखिल हुई तो इसमें कंसंट्रेशन यूरिया की ज़्यादा है। तो आपको पता है कि अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरीज में अंदर हल्के 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 होल्स होते हैं, और जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्क्वीज कोई चीज़ करते हैं हम लोग, तो फिर क्या होगा, इनका ये ब्लड जो है उसका साइज बड़ा है, ये ब्लड उसका साइज बड़ा है, आरबीसी का साइज बड़ा। यहाँ तीन चीजें इसमें अंदर रहेंगी, कौन कौन सी, एक दो आरबीसी, दूसरा प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन इनमें अंदर होंगे, और तीसरा प्लेटलेट्स भी इनके अंदर होंगे। बाकी चीजें, लेट्स सपोज इसमें क्या होगा, ब्लड में जो ब्लड यहाँ फिल्टर होने के लिए आया है उसमें काफ़ी चीज़ें ये हैं कि उसमें यूरिया भी मौजूद होगा, उसमें साल्ट भी मौजूद होगा। साल्ट मुख्तलिफ होते हैं हमारे पास, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनके अलावा ग्लूकोज है, वो भी यहाँ पे ब्लड में मौजूद होता है। तो चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें देखें, ये बाहर निकल रही हैं, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये देखें ooze आउट हो रही हैं। किसकी वजह से, ये हल्के हल्के पोर्स की वजह से चीज़ें ये बाहर निकलकर सीधा कप शेप में आ रही हैं। जी फॉर ग्लूकोज। अब देखें, यूरिया है, और ये कैल्शियम है, और ये सोडियम है, और ये पोटेशियम है। तो ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, इस कप शेप में अंदर दाखिल हो रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें निकल गई तो हमारा ब्लड जो होगा उसका ओस्मोटिक जो पोटेंशियल होगा या ओस्मोटिक जो प्रेशर होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वाटर बैलेंस नहीं हो पाएगा। और अगर ये सारे के सारे जो ग्लूकोज हमारी बॉडी से निकल गया तो डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जो है उसमें लेक ऑफ ग्लूकोज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर इसको रिस्टोर करना है। अब ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब है ना, ये वाली कन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल उसको हम कहते हैं जो चीज निकल रही है, डिस्टल वो जो चीज खत्म हो रही है, एग्जिट कर रही है, ये प्रॉक्सिमल जो स्टार्ट हो रही है, जिसको हम ये पीसीटी कहते हैं। मतलब पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये क्या होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो इसको हम कहेंगे डीसीटी, पीसीटी। अब जो पीसीटी है, ये देखें जैसे आया, दाखिल हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीजें एब्जॉर्ब होंगी, थोड़ी थोड़ी कुछ होंगी, ज्यादा ज्यादा। तो यहाँ पे पहली बात ये कि अगर हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की, किसकी बात करते हैं, अमाइनो एसिड की, और हम बात करते हैं अमाइनो एसिड जो है, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर नहीं निकल रहा, जो थोड़े बहुत अमाइनो एसिड्स होते हैं वो निकलते हैं बाहर, तो ये 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्योंकि 3-4 हम फंक्शन पढ़ते हैं, कौन कौन से, हम पढ़ते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है। तो यहाँ पे चीजें होती हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन होती है। तो ये 3 फंक्शन है जहाँ यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इसकी जो है, देखें अमाइनो एसिड जो है 100% है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या है, वो भी 100% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वाटर है, थोड़ा बहुत वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन 100% नहीं है, तकरीबन 67% है, 67% यहाँ ये जो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब यहाँ पे होगा, इस जगह पे, ठीक है। फिर दूसरा कि यहाँ पे जो पोटेशियम आयंस हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे उनकी वेरी होती है एब्जॉर्प्शन, कम ज़्यादा हो सकती है उनकी, ठीक है। तो इनकी फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे होती है। फिर देखें ये चीज़ें एब्जॉर्ब होते 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 ये जैसे पास हो रही हैं, तो एब्जॉर्ब होंगी तो जाएंगी कहाँ, एब्जॉर्ब होंगी तो जाएंगी कहाँ।
अब देखें यहाँ से तो ये सारी चीजें निकली क्योंकि ये ब्लड था, ये ब्लड हो ये खाली हो रहा है। अब ये चीजें निकल रही हैं इसकी किसकी वजह से? एक तो डायमीटर कम हुआ, डायमीटर कम होने की वजह से क्या हुआ, इनका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। हाँ, सेम उसी तरीके से जैसे हम पाइप को हम उसमें थोड़ा सा होल हो, ठीक है, या उसमें नैरो जो उसमें होती है ना नल जो है उसको हम करें पुट कर दें, या उसमें होल हो, थोड़ा सा जोर दे, प्रेशर दें, तो कैसे पानी उजिस आउट निकलेगा ना, बाहर निकलेगा। तो ये फिल्ट्रेशन ऐसे ही होगा। अगर इसका डायमीटर ज्यादा होता तो कभी भी ऐसा ना होता, ये उजिस आउट ना होता। ये देखें सारी चीजें बाहर निकल रही हैं, तो कभी भी ये बाहर चीजें ना निकलती। तो इसलिए ये उजिस आउट होता है बाहर, ताकि इनकी क्या हो जाए, इनकी सफाई हो जाए। अब ये दोबारा वापस भी तो जाना है ना, दोबारा वापस भी इनको जाना पड़ेगा। अब देखें ये जाएगा किसमें, जाहिर सी बात है यहाँ तो निकल रहे हैं, फिर जाएगा कहाँ? ये बाहर जैसे निकला, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर, तो बाहर इनके ब्लड कैपिलरीज होंगी। क्या होंगी? थोड़ा सा जूम इसका मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई। अगर ये कन्विलेशन की बात हो रही है, ये कन्विलेशन है, ठीक है, तो यहाँ इसके बाहर क्या है, ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से निकलकर वो सीधा ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कहाँ से आएगा, ये एफ्रंट वाला है, ये एफ्रंट जो है, ये ऊपर जो है, ये देखें, ये पूरे इसमें ऐसे क्या होगा, ये नैरो थिक होगा, और यहाँ पे भी, क्योंकि इसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर। अब देखिए पेरीट्यूबुलर हमने पढ़ा ना, पेरीट्यूबुलर सीक्रेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए पेरीट्यूबुलर क्या करेगा, ये पेरीट्यूबुलर अपने पास सबको एब्जॉर्ब करेगा। अब देखें ये ब्लड है और चीजें तो ब्लड ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे अब ये PCT से क्या निकला, अमाइनो एसिड निकला, कहाँ कहाँ गया, ब्लड में। अमाइनो एसिड, ए फॉर अमाइनो एसिड, कहाँ गया, ब्लड में। निकला कहाँ से, PCT से, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। अगर हम ग्लूकोज की बात करते तो ये यहाँ से निकला, कहाँ चला गया, ब्लड में। लेकिन मैं 100% ग्लूकोज उनकी बात कर रहा हूँ जो हेल्दी पर्सन हैं, 100% हेल्दी पर्सन। जो डायबिटिक होते हैं उनमें तो 100% नहीं होगा, उनका तो यूरिया जो है वो ग्लूकोसूरिया एक डिजीज होती है, यानी यूरिया से अगर वो जो ग्लूकोज सीक्रेट होगा बाहर बाहर जाएगा, तो उसको हम कहते हैं पेशाब के जरिए जो ग्लूकोज निकलेगा उस कंडीशंस को ग्लूकोसूरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनके पेशाब से भी ग्लूकोज निकलता है। ठीक है, अब ये यहाँ जाकर ग्लूकोज जो है वो 100% कहाँ, ब्लड में जा रहा है। इनके अलावा वाटर जो है वो भी, वाटर जो है कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। ये वाटर ब्लड में एब्जॉर्ब, तो ये कंडीशन वो है जिसको हम कहेंगे रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको, रीएब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ओके, तो रीएब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। पोटेशियम देखें, ये पोटेशियम जो ये भी पंप होके कहाँ आ रहा है, सीधा ब्लड में। अगर इन चीजों की कमी हो जाएगी, इन चीजों की कमी हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा सारा, ये सारा इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। ठीक है, हमारी किडनीज जो है वो काम, जैसे जिनका गुर्दा फेल हो जाता है, जो किडनी डिसऑर्डर जिनको होती है, उनकी यही चीजें दोबारा इम्बैलेंस नहीं होता उनका, यानी ये इम्बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस नहीं हो पाता उनका, वो रिकवरी उनकी नहीं हो पाती है। रिकवरी, उनको साल्ट चाहिए, उनका साल्ट जो है सारा ब्लड में होता है, वो बाहर निकल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हाइपरटेंस हो जाते हैं। उनमें जो है ग्लूकोज बाहर निकल ही नहीं रहा उनका, तो उनका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ऐसे नोजिया हो जाएगा उनको, ऐसे वो जो है हाइपरटेंस हो जाएगा उनको, ऐसे डायमेंशिया हो जाएगा उनको, तो वो बेहोश हो जाएंगे, वो कभी होश में ही नहीं आएंगे, कोमा में चले जाएंगे। किसकी वजह से, इनकी वजह से। एसिडिटी, उनका जो ब्लड होगा ना, ब्लड देखें ये रिअब्जॉर्ब हो रहा है, उनका ब्लड जो होगा उनकी पीएच एसिडिक हो जाएगी, पीएच, हाँ ना, एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि जो जो चीजें बाहर निकलनी है, जैसे नाइट्रोजन वेस्ट बाहर ही नहीं निकल रहा, उनकी वजह से उनकी पीएच हो गई एसिडिक। जब एसिडिक पीएच उनकी हो गई, तो जाहिर सी बात है सेल जहां जहां वो सेल ब्लड जिन सेलों के पास जाएगा, तो वो क्या, वो डेथ करेंगे ना, सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ की वजह से बंदा ही डेथ कर जाएगा, पॉइजन उनकी पूरी बॉडी में भर जाएगा। तो ऐसे ही जैसे अब देखें, ये जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले की कौन सी है आर्म, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग आर्म।
ठीक है, डिसेंडिंग हाँ आर्म है लूप ऑफ हैंडले की। और ये देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, काउंटर करंट फ्लो किसको बोलते हैं, ये देखें ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, यस सर तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर उसको बोलते हैं, क्योंकि ये एंटी पैरेलल में ये मूव हो रही है, ये एंटी पैरेलल क्या हो रही है, मूव हो रही है। तो इसको हम कहते हैं भाई, ये मल्टीप्लायर का मतलब होता है ये जो काउंटर करंट है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो। मल्टीप्लायर का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जिसकि क्वांटिटी ज्यादा हो। अब देखें यहाँ पे ये जो सिलेक्ट परमिएबिलिटी होगी, जैसे हमने पढ़ा था पेरिट्यूबुलर, ठीक है, और सिलेक्ट परमिएबल और रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन आपके सामने ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे कि ये सेमी परमिएबल होती है, ये मेम्ब्रेन्स जो है वो सेमी परमिएबल होती हैं। ये वाटर देखें, यहां से अब वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा बाहर, तो पहले इसको समझें। ये जो थिक है ना, ये थिक, ठीक है, ये थिक क्यों है, क्योंकि यहां से सोडियम बाहर निकलता है। ये सोडियम है, पोटेशियम है, ये सोडियम जो है वो बाहर निकलेगा। यहाँ एक हार्मोन होता है जिसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसको बोलते हैं, जो क्या करेगा, हमारी बॉडी में साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, साल्ट कंसंट्रेशन को। अब देखें जरा, यहां से जैसे साल्ट बाहर निकला, ये यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, तो ये थिक हो जाएगा ना फिर तो। ये वाटर था पहले, अब ये साल्ट जो बाहर निकला है, तो इन दोनों की सॉल्यूशन जो बनेगी, अब ये बन गई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर वाली, ठीक है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो थिक बन गया, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गई, किसकी वजह से, साल्ट की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, और ये पोटेशियम की वजह, इनके पोटेशियम की वजह से यहाँ पे मौजूद है। अब क्या होगा, ये पानी उन जो थिक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो पानी को खींचता है ना, बाहर निकलता है। यस सर तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, याद करें हमने क्या पढ़ा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को खींचेगा ना, हम पानी पीते हैं, साल्ट की कंसेंट्रेशन हमारे साउंड में सेलों में ज्यादा होती है, थिकनेस होती है, जिसकी वजह से हम पानी पीते हैं, सारा हमारे सेलों में चला जाता है। ठीक है, हमारे सेलों में क्यों जाएगा, अगर ये डेंसिटी ना होती तो हमारे सेलों में जाता, कभी भी ना जाता। ठीक है, हम देखें, हम पानी पीते तो एक पाइप होती है ना, हम पानी पीते हैं, नीचे से निकल जाता पाइप, क्योंकि पानी एक जगह से, यानी पाइप खुला है, दूसरी जगह से भी खुला है, एक जगह से पानी डालो तो दूसरी जगह से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसकी होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये जो थिक है ना, ये मटेरियल, जो थिक मटेरियल मौजूद है, कौन, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिनकी वजह से ये पानी जो है हमारा थिक कंसंट्रेटेड, ये थिक कंसंट्रेटेड बना है, इसकी वजह से पानी जो है वो बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकला, अगर पानी ज्यादा निकल गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फिर ये पानी सीधा जाकर कहाँ जाएगा, ये सीधा आ गया ब्लड में। लेकिन ये जो ऊपर वाला था पेरिट्यूबुलर था, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड आया, ये नीचे, इसको हम कहेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे बहुत थिक जो है बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे होंगी, बहुत ज्यादा थिक बंच ऑफ कैपिलरीज होंगी। ठीक है, ये देख लें, बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे वाजा रेक्टा। क्या बोलेंगे, वाजा रेक्टा इसको बोलते हैं। वाजा रेक्टा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी की एब्जॉर्प्शन को करेगा, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में। और हमने क्या पढ़ा था, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की लूप ऑफ हेनले कहाँ पे मौजूद है, मेडियोला में मौजूद है, मेडियोला में मौजूद है ना। और मेडियोला में ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। हमने क्या पढ़ा था, ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी, है ना, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। तो देखें आपके सामने ही ये पानी, आपके सामने कि ये बाहर जाएगा। बाहर क्यों बाहर गया था, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना था, सोडियम बाहर निकलने की वजह से। आ रही बात समझ में, ये सोडियम बाहर ना निकलता तो ये पानी भी बाहर ना निकलता, क्योंकि पानी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए थी, थिक सॉल्यूशन चाहिए था, तो उसको खींचता अपने पास, क्योंकि वो पानी तो डाइल्यूट था। अब देखें, ये यहाँ पानी निकलेगा बाहर, तो ये कंसंट्रेटेड बनता जाएगा ना, इसका पानी बाहर निकल रहा है, तो यूरिया जो बनेगा, ये यूरिया क्या बनेगा, हाई कंसंट्रेटेड यूरिया बनेगा। क्यों, क्योंकि बाहर उसका पानी निकल गया है, पानी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल चुका है। अब ये ऊपर जाएगा, तो ये देखें, सोडियम जो है, ये सोडियम और ये सोडियम जो है, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक हार्मोन होगा कि भाई अब ज्यादा बाहर निकल चुके हो, आप अंदर आ जाओ अभी, क्योंकि किसको मेंटेन करना है, हमने सोडियम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पंप लगे होंगे,
यहाँ पे पंप लगे होंगे, यहाँ सोडियम पंप्स लगे होते हैं, और सोडियम पंप्स क्या करेंगे, बाहर से क्वांटिटी को अंदर ले आएंगे, क्योंकि ज्यादा बाहर निकलना इम्बैलेंस के मुतरादिफ है। इम्बैलेंस हो गया तो हमारा बीपी फिर वो नॉर्मल होगा ही नहीं। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होगा ही नहीं। अगर ना होगा तो हम बीपी लो होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो इसको दोबारा मेंटेन करने के लिए ये अल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करेगा, ये अल्डोस्टेरोन दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी बॉडी में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी उसको मेंटेन करेगा। अब यहाँ से देखें जा रहा है सीधा, तो इसको हम कहेंगे ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है अभी, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, यहाँ एडीएच हार्मोन मौजूद होगा, हमें पता है। यस, एडीएच हार्मोन, ये देखें डीसीटी से स्टार्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट तक। तो हमें पता है कि भाई ये जो हमारा है ब्रेन, और ब्रेन में अंदर क्या होगा, ब्रेन में अंदर एक जो है हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये पार्ट होता है। और यहाँ से ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उनमें से एक हार्मोन निकलेगा जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। इसका है, हाइपोथैलेमस का है, जिसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या जिसको दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन। अब वेजोप्रेसिन जैसे वो नीचे आया और टारगेट सेल पे अपना, टारगेट आर्गन पे जैसे उसने अपना काम किया, तो ये क्या करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। लेट्स सपोज हम दो कंडीशंस में हैं, एक हमारे बॉडी में समर कंडीशन है, ठीक है, समर कंडीशन में हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, और दूसरी कंडीशन है विंटर कंडीशन, और विंटर कंडीशन में हम कम से कम पानी पीते हैं। लेकिन सेलों को तो सेम पानी चाहिए, सेलों का पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए। ये लेट सपोज ये देखें, ये हमारा सेल है, और इसको ब्लड, ये ब्लड जो है इसको पानी देने के लिए ये आएगा, ये ब्लड पानी देने के लिए आएगा। अब होगा क्या, लेट सपोज आप लोगों ने सर्दी की वजह से पानी कम पिया है, और आप में जो है डिहाइड्रेशन का खतरा है, तो ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज सेंड करेगा कि एडीएच को रिलीज कर दें। एडीएच को रिलीज जैसे किया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो है परमिएबिलिटी जो होगी, ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी वो बढ़ा देगा, कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा वाटर होगा कलेक्टिंग डक्ट से या हमारे डीसीटी से, वो कहाँ आता जाएगा, ब्लड में आता जाएगा। कहाँ आता जाएगा, ब्लड में आता जाएगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, पानी की डिहाइड्रेशन को रिमूव करने के लिए, ये देखें हमारे यूरिया से वो पानी, हमारे यूराइन से पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा, ब्लड में, और वो ब्लड किसको देगा, वो हमारे सेलों को देगा, ताकि वो श्रिंकेज ना हो जाए। तो मतलब ये कि एडीएच ज्यादा, पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रिलीज कर देगा, तो एब्जॉर्प्शन जो वाटर की होगी वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। अगर हम विंटर कंडीशन में हो तब भी, अगर हम रात को सो जाते हैं, पानी नहीं पीते, कम पीते हैं, और मिनरल हमारे जो खाना जो हमारा होता है, मिनरल्स हमारे, साल्ट हमारा जो होता है वो ज्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो उसके हिसाब से जो हम सुबह को फर्स्ट टाइम जो हम यूरिनेशन करते हैं तो वो येलो कलर का होता है, और वो थिक कंसेंट्रेटेड होता है। थिक कंसेंट्रेटेड का मतलब ये कि आप लोगों ने पानी कम पिया था, साल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ गई थी, ठीक है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है, सॉल्वेंट जो है कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो गई है। मतलब वाटर आपकी बॉडी में कम हो चुका है, और आपकी बॉडी में कौन सी चीज बढ़ गई है, मिनरल्स वगैरह बढ़ गए हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ गए हैं। अगर सारा दिन हम पानी पीते हैं, उस वक्त हमारे जो यूरिया का जो कलर होता है, यूराइन का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, क्योंकि वहाँ व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन बनिस्बत साल्ट के ज्यादा है। आई बात समझ में, बनिस्बत ज्यादा होती है। तो ये समर कंडीशन में भी क्या होता है, समर कंडीशन में या विंटर कंडीशन दोनों में आपको बता दी, लाजमी नहीं है कि समर और विंटर कंडीशन हो, हम रोजे की हालत में भी होते हैं, पानी नहीं पीते, तब भी यही कंडीशन होती है हमारे का, साल्ट कम ज्यादा हो जाता है और वाटर जो है वो हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कलर ही उसका चेंज हो जाता है। आई बात समझ में, कलर हमारा चेंज हो जाता है। और इनके अलावा अगर हम कहते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा
हम पानी पीते हैं, तो हमारी परमिएबिलिटी जो होती है, ये देखें, ये हमने ये होल्स जो दिए थे, ये इसलिए दिए थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी हमारा सेलों की तरफ जाए। अब ये जो एडीएच रिलीज कम होगा तो इनकी परमिएबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेस परमिएबिलिटी होगी, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अगर पानी इसमें पड़ा तो ये टर्गर प्रेशर इनका बढ़ जाएगा, फूल जाएंगे, ये फट जाएंगे सेल। फट जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि इनकी जो है, इनका ड्राई मास इतना नहीं है जितना इसमें अंदर दाखिल होगा, तो फूल कर ये जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे सेलों के बाहर सेल वाल तो है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तो एक इनवेलप होता है, जिसकी वजह से ये जो है रप्चर मेम्ब्रेन हो सकती है, इसकी वजह से वे सेल जो है वो रप्चर हो सकते हैं। तो इससे ओवरकम करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स इनको कहेंगे, भाई इसने बंदे ने पानी, सरबरकत ने पानी ज्यादा पी लिया है, सरबरकत अगर ज्यादा एब्जॉर्प्शन, एडीएच की ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो सेल जो है ये टर्गर प्रेशर बढ़ता 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 ये जो है वो रप्चर भी, डैमेज भी हो सकता है। लिहाजा एडीएच को क्या करें, एडीएच की क्वांटिटी को थोड़ा कम करना है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक इसको कहते हैं। कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये दोनों मेंटेन हो चुके हैं कि भाई पानी ज्यादा पिया तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, तो ये देखें एडीएच अगर रिलीज कम हो जाएगा तो उसका यूरिया जो है, वो यूराइन जो है उसकी बॉडी से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से अब वो मेंटेन हो गया। अगर किडनी जो डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं उनका ये चीज मेंटेन नहीं होता, यही चीज मेंटेन उनकी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके जो है ना सेल जो है वो टर्गर प्रेशर उनका बढ़ जाता है, उनका नाइट्रोजन वेस्ट की वजह से उनकी सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। टॉक्सिक मटेरियल जो नाइट्रोजन मटेरियल होता है वो सारा उनके सेलों में एक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है, सेल डैमेज होता है। तो ऐसे ही देखें कि ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस, कि यहाँ से फिर क्या होगा, ये यूराइन जो है वो बाहर निकलेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई जो यूरिया है वो 2% है, वाटर जो है हमारी बॉडी में इसी कंडीशन में वो 95% होता है। बाकी इसके अलावा जो ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज 0 होता है किसमें, ग्लूकोज 0 होता है हेल्दी पर्सन में, लेकिन जो ग्लूकोसूरिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें तो ग्लूकोज मौजूद होता है, उनके ग्लूकोज मौजूद होता है। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट सीधी जाकर किसमें, मेड्यूला में जाएगी, और वो कहाँ पे जाएगी, वो पेल्विस में जाकर सीधा पेरिट्यूबुलर के जरिए पेल्विस में जाकर वो सीधा जो है वो कहाँ, यूरेटर, फिर उस सारे यूराइन को वो पास कर देगा, कहाँ पे, वो पास कर देगा, हाँ, बॉडी से बाहर यूरिनरी ब्लैडर में। तो आज ये हमारा टॉपिक था, इसमें कोई अगर आपको कंफ्यूजन है, स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन, लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अब आप बता दें मुझे, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। कोई आपको कंफ्यूजन? एक और भी चीज है यहाँ पे देखें, एडीएच भी हमने पढ़ लिया, और ये एल्डोस्टेरोन भी, पैराथार्मोन हार्मोन यहाँ पे मौजूद होगा। पैराथार्मोन हार्मोन फिर क्या करेगा कि जो हम खाना खाते हैं उनमें जो कैल्शियम की तादाद होती है, कैल्शियम की जो तादाद होती है, अगर लेट सपोज एक्सेस है हमारे डाइट में, एक्सेस हमारे डाइट में है, तो एक्सेस डाइट की वजह से क्या होगा, ये एक्सेस डाइट नहीं, एक्सेस अमाउंट ऑफ द कैल्शियम, फिर वो यहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो कहाँ जाएगा, बोन्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बोन्स में चला जाएगा, और बोन्स में जाकर बोन्स को क्या करेगा, कैल्सीफाइड, हमने पढ़ा था ना, कैल्सीफाइड हमने पढ़ा था कि भाई हमारे बोन्स दो किस्म की होती हैं, एक होता है हमारा कार्टिलेज, दूसरा होता है, और वो बोन्स, जो बोन्स होती हैं वो ऑस्टियोसाइट की सेल्स की बनी होती हैं। दोनों सेलों के दरमियान में एक क्या होता है, स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या होगा, ये जमा होते जाएंगे और वो सॉलिड होते जाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है, कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिनको हड्डियां जो उनकी होती हैं वो पोरस हो जाती हैं। तो ये कैल्शियम का भी रोल यहाँ पे होता है, क्योंकि ये मिनरल भी एब्जॉर्ब यहाँ पे होंगे। क्लियर? ऑल क्लियर? आपको भी क्लियर? और हमारे नाजरीन से देखें, व्यूअर्स से देखें कि उनको कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई, और आज की क्लास कैसी रही। कितने देख रहे हैं सर? 5। क्लियर? यस सर। ठीक है, ऑफ कर दें। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।